हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर गोल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सब लोगों की? और हमने जो टॉपिक कल से स्टार्ट किया था, एजिंग और उसकी थ्योरीज वाला, वो कल हमने थोड़ा सा पढ़ा के दो तीन थ्योरीज आपको पढ़ा के मैं बीच में मैंने वो क्लास खत्म कर दी थी। देन आज मैं फिर से स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ एंथ्रोपोलॉजी, पेपर फर्स्ट। हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एजिंग एंड एंड थ्योरीज। ठीक है, ये चैप्टर 10 का आपका टॉपिक है। माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो एजिंग का टॉपिक है वहां से आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक चीज और कराएंगे। देन कुछ छोटे से दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपके चैप्टर 10 में बच जाते हैं। तो चैप्टर 10 के वो छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। और चैप्टर 9 वो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कल आपका कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो 9 और 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल भी क्लास में बोला था, जिस भी स्टूडेंट को मुझसे कोई भी क्वेरीज है या किसी को नोट्स की जरूरत है, कुछ भी है, तो प्लीज अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी। देन वहां पे मैं आपको आपकी क्वेरीज भी सॉल्व कर दूंगी एंड देन आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कि जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है प्लीज एक बार देखिए, देन ये क्लास देखिए। और एक चीज, किसी भी स्टूडेंट की अगर एक स्टूडेंट भी मेरे को बोल देता है कि नहीं मैम हमें 9th और 10th चैप्टर आपने कंप्लीट करवा दिया है, हमें उसका क्या बोलते हैं पेपर सॉल्विंग पहले करवाना है, देन आगे आप बढ़िए, तो मैं वो चीज भी आपको करवा दूँ। बट प्लीज कोई एक स्टूडेंट मेरे को कमेंट करिए कि हाँ हमें पेपर सॉल्व करना है 9th और 10th चैप्टर के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमने इससे पहले एजिंग के दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी थी। अब स्टार्ट करते हैं हम कॉन्जुगेटिव एजिंग। ठीक है, कॉन्जुगेटिव एजिंग इज द डिक्लाइन इन द कॉन्जुगेटिव प्रोसेसिंग दैट अकर एज ए पीपल गेट ओल्डर। मतलब जब पीपल जो है वो ओल्ड हो जाते हैं, एज रिलेटेड इम्पावरमेंट इन रीजनिंग, मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड कैन अराइजिंग टू द adulthood and progress into the elder year। ठीक है, conjugative aging is concerned with the basic process है of learning and memory as well as with the complex higher order process of language and interaction एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेटिव एजिंग का, इट टर्म डिस्क्राइब ए process a gradual longitudinal changes in the conjugative functions that occupy in the aging process। ठीक है, अब इसमें खाली एक ही चीज बची थी हमारी कॉन्जुगेटिव एजिंग। ठीक है, उसके बाद कुछ थ्योरीज है एजिंग को लेके। एजिंग जो है, ईच थ्योरी ऑफ एजिंग attempt a provide a framework in which to understand aging from different। ठीक है, each theory is useful to clinical because a framework and insight into difference among the elderly patient are provided। ठीक है, तो हमारी इस थ्योरी में, थ्योरी ऑफ एजिंग में, यूज ऑफ एजिंग में थ्री टाइप्स की थ्योरी होती है। बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तीन टाइप की थ्योरी होती है, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड डेवलपमेंट, तीन टाइप की थ्योरीज होती है। बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एजिंग अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई द फिजिकल चेंजेस ऑफ एजिंग। अगर बायोलॉजिकल में क्या है कि आपके फिजिकल चेंजेस क्यों हैं वो एक्सप्लेन करेगा। रिसर्चर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई विच बायोलॉजिकल फैक्टर हैड द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द लॉन्ग वेट। अभी तक साइंटिस्ट जो है वो इस रिसर्चर्स जो है वो ये ट्राई कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने का कि ऐसा कौन सा एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जो बहुत ज्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस डालता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट देता है हमारी एजिंग के लिए, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी एजिंग फैक्टर के लिए, वो कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल थ्योरीज, द प्रोग्राम थ्योरी एंड बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी। ठीक है, द रेन आउट ऑफ द प्रोग्राम थ्योरी। थर्ड इज जीन थ्योरी, मॉलिकुलर थ्योरी एंड सेलुलर थ्योरी। ये सारी थ्योरीज होती है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल थ्योरी क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आएंगे हम बायोलॉजिकल थ्योरीज होती कौन कौन सी है। तो द प्रोग्राम थ्योरी, द रन आउट ऑफ प्रोग्राम थ्योरी, जीन थ्योरी, मॉलिकुलर थ्योरी एंड
सेलुलर थ्योरी, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें थी क्लॉक थ्योरी या फिर प्रोग्राम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी जो है हम वो पढ़ेंगे। द प्रोग्राम थ्योरी प्रोसेस दैट एवरी पर्सन हैज ए बायोलॉजिकल क्लॉक दैट स्टार्ट ट्रिकिंग द टाइम ऑफ। इन दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर हर इंडिविजुअल का एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जो जेनेटिक प्रोग्राम स्पेसिफाइंग एंड अननोन बट प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ द सेल डिवीजन। As a program play out, the person experiences predictable changes such as entropy of thymus, menopause, skin changes and graying of the color. ये सब चेंजेस जो है एक्सपीरियंस करते हैं पर्सन जब प्रोग्राम्स प्ले आउट होता है, ठीक है। एजिंग इज अ बायोलॉजिकल टाइम टेबल और इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक। एजिंग क्या है? एक बायोलॉजिकल टाइम टेबल है और एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है। द रेन आउट ऑफ प्रोग्राम थ्योरी जो है, जो बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर ही आती है। एवरी पर्सन, हर पर्सन का एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जो दैट विल रन आउट ओवर टाइम, ठीक है। ऑल इवेंट आर स्पेसिफिकली प्रोग्राम इनटू द जीनोम, सारे जितने भी प्रोग्राम कैसे जीनोम में रन करते हैं एंड इक्वली सीक्वेंशली एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम है, ऑल इवेंट है, जितने भी इवेंट है वो स्पेसिफिकली प्रोग्राम इनटू द जीनोम, ठीक है, and sequentially activated after maturation gene। maturation gene के बाद जो activated gene होते हैं has been activated after maturation has been activated, there is no more programs to be played and cell ages there may be chance to inactivation of gene and that cannot be turned on, ठीक है। तो ये क्या था आपका रन आउट प्रोग्राम थ्योरी, रन आउट ऑफ, ठीक है। फिर इसी के अंदर आपने जीन थ्योरी भी पढ़ा। तो जीन थ्योरी क्या है? जीन थ्योरी प्रोसेस प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर हार्मफुल जीन्स, ठीक है, एक और एक से ज्यादा हार्मफुल जीन्स को दैट एक्टिवेट ओवर टाइम रिजल्टिंग इन द टिपिकल चेंजेस इन। क्या रिजल्ट होगा इसमें? टिपिकल चेंजेस आएंगे विद एजिंग एंड द लिमिटिंग द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। Organism failure occur in the late life because the presence of imperfect gene activated over the length period of the time, ठीक है। जो टू टाइप्स ऑफ जीन है हमारे, तो जो टू जीन टाइप, वन जो है वो ग्रोथ एंड विगर के हेल्प में आता है, जो अदर है, अदर जो है वो सेंसेस एंड डिटॉर्शन के काम आते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के जीन है, टू जीन्स टाइप, एक जो है वो ग्रोथ में और दूसरा किस चीज में सपोर्ट करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर थ्योरी में दो थ्योरी आती हैं, द एरर थ्योरी एंड द सोमेटिक म्यूटेशन थ्योरी। द एजिंग इज कंट्रोल बाय द जेनेटिक मटेरियल, किससे कंट्रोल होते हैं? जेनेटिक मटेरियल से कंट्रोल होते हैं, दैट आर अनकोडेड टू प्रीडिटरमाइन बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, ठीक है। और इसके अंदर दो थ्योरी है, मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड सोमेटिक म्यूटेशन थ्योरी। मतलब एरर थ्योरी एंड सोमेटिक म्यूटेशन थ्योरी। तो अब एरर थ्योरी क्या? एरर थ्योरी क्लोजेस द एरर इन राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में वो एरर शो करे एंड कॉज एरर टू अकर इन सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा? प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होगी, बायोलॉजिकल फंक्शन जितने भी है वो प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन होने, मतलब गिरना चालू कर देंगे। एरर थ्योरी एजिंग इज रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी डैमेज सेल है, ऑर्गन है, दे कैन ऑल्सो नो लॉन्ग फंक्शन प्रॉपरली, वो ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ये एरर थ्योरी का रिजल्ट होता है इंटरनली और एक्सटर्नली। जो सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी है, द सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी, द एजिंग रिजल्ट डीएनए को डैमेज, डीएनए डैमेज कॉज बाय द एक्सपोजर टू द केमिकल और रेडिएशन। केमिकल और रेडिएशन की वजह से डीएनए जो होता है वो डैमेज होता है और उससे क्या होता है, द एंड दिस डैमेज कॉज क्या कॉज करते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कॉज करते हैं टू लेट द डिजीज एंड लॉस ऑफ द फंक्शन लेटर इन द लाइफ, ठीक है। जिससे डिजीज होती है और लॉस ऑफ फंक्शन होते हैं लेटर इन द लाइफ। एक्सपोजर टू द एक्सरेज रेडिएशन एंड द केमिकल इंड्यूस क्या करता है? वो केमिकल्स क्या इंड्यूस करता है? क्रोमोसोमल
एबनॉर्मल। ठीक है। तो सोमेटिक म्यूटेशन थ्योरी के अंदर एक ही चीज है कि जो डीएनए होता है उसको एक्सपोजर मिल जाए अगर केमिकल्स और रेडिएशन का, तो वो क्रोमोसोमल इनएबिलिटीज को कॉज करता है, जिससे क्या होता है डिजीजेस होती हैं और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाते हैं। क्या है एक्सपोजर ऑफ एक्सरे रेडिएशन एंड केमिकल किसको इंड्यूस करता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को जो है वो इंड्यूस करता है। ठीक है। अब आते हैं लास्ट था सेलुलर थ्योरी। चार थ्योरी समझ में आ गई। अब है लास्ट सेलुलर थ्योरी। सेलुलर थ्योरी दैट एजिंग प्रोसेस दैट अकर बिकॉज ऑफ द सेल डैमेज। इसकी वजह से बिकॉज ऑफ सेल डैमेज की वजह से व्हेन एनएफ सेल आर डैमेज ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी डिक्रीज। अगर आपकी बॉडी में कोई भी सेल डैमेज होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के जो फंक्शन है वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी हुई है। अब सेल ही डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी बॉडी के फंक्शन जो है वो डिक्रीज होने लगेंगे। द फ्री रेडिकल थ्योरी, ठीक है, एंड द क्रॉस लिंक और कनेक्टिव टिश्यू थ्योरी, निकल थ्योरी एंड वियर टियर थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आती हैं सेलुलर थ्योरी के अंदर। ठीक है। और एक और थ्योरी न्यू एंडोक्राइन थ्योरी। ठीक है। इसके अंदर जो एजिंग में ना सारी थ्योरीज ही हैं। ठीक है। मोस्टली थ्योरीज है, देखो थ्योरी इम्यूनोलॉजिकल, माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन थ्योरी, कॉन्सेप्ट इन जेनेटिक थ्योरी ऑफ एजिंग, टीलोमर्स, लॉन्गिट्यूडिव सेल सेल। ठीक है। डिसएक्टिवेटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पैक थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। फिर आता है बायोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल नॉमिनेटिव, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें आपका थोड़ा लाइफ स्पैन एंड जेनेटिक रेगुलेशंस वगैरह आएंगे। ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट बचेगा। ठीक है। वो मैं देखती हूँ कि आपके उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते होंगे तो आई एम डैम श्योर मैं उसको कल कंप्लीट करवाऊंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना मतलब ज़रूरी नहीं है, तो मैं कल आपको 101% जो है मैं 9 चैप्टर कल आपका कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है। तो जिससे आपका 9 और 10 दोनों चैप्टर प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएंगे। आप इनके भी इन दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन करिए चैप्टर्स की। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस को देखा करिए। अगर आपको कोई भी सिंगल चेंज चाहिए कि नहीं मैम हमें पॉइंट्स में नहीं चाहिए, या आप पॉइंट पॉइंट मत समझाया करिए, आप सीधा क्या है वो थ्योरी बता दी करिए, हम खुद पॉइंट से पढ़ लेंगे। तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वे ऑफ टीचिंग से। ठीक है। तो मैं उसमें ज़रूर आपके हिसाब से उसको चेंज कर देंगे। ठीक है। बट प्लीज़ कमेंट करिए और इस वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए करिए। आप देखने के बाद स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत स्टूडेंट देखते भी हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर भी किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज के साथ जो भी इस एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को एज ए यूपीएससी में उन्होंने ऑप्शनल लिया है। और नहीं तो फिर कम से कम इतना करिए जो स्टूडेंट इसी फील्ड से रिलेटेड है, नहीं जिन्होंने यूपीएससी में एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट नहीं लिया है बट उनका किसी का कोई बायो से रिलेटेड है, किसी भी ऐसे सब्जेक्ट से ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है, उनको शेयर करिए जिससे मेरे को थोड़ा फायदा हो इन शॉर्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी। उनके दो प्रोफेसर्स थे जिन्होंने ये थ्योरी एक्सप्लेन करी। दिस थ्योरी एलिब्रेट ऑन वियर एंड टीयर बाय द फोर्सिंग एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। ये पूरी थ्योरी किसके बेसिस पे है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। दिस सिस्टम इज ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ द बायोकेमिकल, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। दे गवर्न द रिलीज ऑफ हार्मोन विच आर अल्टर्ड बाय द हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन, ये क्या है, वो हार्मोन रिलीज करते हैं विच आर अल्टर्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो किसको कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल वेरियस चेन रिएक्शन, बहुत सारी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता है टू इंस्ट्रक्ट अदर ऑर्गन एंड ग्लैंड टू रिलीज देयर हार्मोन एक्सेट्रा, जिससे वो इंस्ट्रक्ट करता है ऑर्गन्स को और ग्लैंड्स को कि रिलीज करे हार्मोन्स। द हाइपोथैलेमस also respond to the body hormone level as a guide to the overall hormonal activity. Accordingly, as the age, the secretion of many hormones decline and their effectiveness is reduced due to the receptor down growth. ठीक है। Immunological theory
immunological theory process that aging is a function of changes in the immune system. एजिंग का क्या फंक्शन है कि वो इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस ला दे. इम्यून सिस्टम वीक ओवर टाइम मेकिंग एन एजिंग पर्सन मोर sustainable to disease, increasing in autoimmune diseases and allergies. Over time, cell involved in the immune function, cell किसमें involved होते हैं, immune function में involved होते हैं, are less self-regulatory, resulting in cell being misidentified as a foreign material and being attacked by the immune system own defense. ठीक है, ये आर एंड लैपस करके डिजीज होती है. सेल किस में इन्वॉल्व होते हैं, वो इम्यून फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनके इनका क्या सेल्फ रेगुलेटरी जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे रिजल्ट क्या होता है कि सेल जो होते हैं मिस आइडेंटिफाइड हो जाते हैं फॉरेन मटेरियल के साथ एंड ब्रिंग अटैक बाय द इम्यून सिस्टम, जिससे इम्यून सिस्टम ओन डिफेंस. ठीक है, ये डिजीजेज हो जाती हैं. माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन थ्योरी क्या है, ये क्या है, द पावर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल्स है. क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल्स है. Their primary job to create ATP and they do as in the various energy cycle. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका क्या काम होता है, वो क्या क्रिएट करता है, उसका प्राइमरी जॉब क्या है कि वो एटीपी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और दे डू so in the various energy cycle that involve nutrients such as acetyl L-carnitine, CQ10, NDH and some vitamin B. ये सब इसके न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं. वेरियस बहुत सारी एनर्जी साइकिल्स में ये इन्वॉल्व होता है और एटीपी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या क्रिएट करता है, उसकी प्राइमरी जॉब है एटीपी. वैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर सेल या पावर ऑफ. ठीक है, enhancement and protection of mitochondria is essential part of the preventing and slowing the age. माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटेक्शन और उसका एनहांसमेंट जो है वो एसेंशियल है किसके लिए, इस एजिंग को स्लो करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, अब द कॉन्सेप्ट ऑफ द जेनेटिक थ्योरी ऑफ एजिंग कुछ बहुत मतलब इतने थ्योरीज और इतने कॉन्सेप्ट भरे हुए हैं ना आपके एजिंग के टॉपिक में. ठीक है, तो जो जो मेन थे वो मैंने आपको सब करा दिए हैं. तो कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक थ्योरी ऑफ एजिंग में एक आता है टीलोमर्स, longevity, genes, cell, cells, stem cell, एक सेकेंड गाइस, stem cell and epigenetics. ठीक है, ये हमारे 5 तरह के कॉन्सेप्ट हैं जेनेटिक थ्योरी ऑफ एजिंग के. ठीक है, अब हम आते हैं एक नई थ्योरी के ऊपर. थ्योरीज ऑफ द एजिंग एक्सेप्ट टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन द बिहेवियर. आपके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, आपके रोल और आपके रिलेशनशिप में क्या एज आ रहा है, दैट अकर इंडिविजुअल एज. ठीक है, ये थ्योरी जो है उस चीज को एक्सप्लेन करती है. दिस अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द सोशल इंटरेक्शन, आपके सोशल इंटरेक्शन पे इम्पैक्ट डालती है, उसको उसको प्रिडिक्ट करती है. एंड द रूल that contribute to the successful adjustment to the older age in older adult. ठीक है, the disengagement theory, the activity theory, the continuity theory and subcultural theory. इसके अंदर ये 4 थ्योरीज होती हैं. ये 4 थ्योरी होती हैं. ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि आपके बिहेवियर, आपके रोल, आपके रिलेशनशिप, आपके सोशल इंटरेक्शन में क्या चेंजेस आ रहा है, एक आपके ओल्डर एज से लेके या आपकी उस एज में क्या चेंजेस आ रहा है. तो इसमें 4 थ्योरी हमें बताई थी.
वो चारों थ्योरी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। डिसएंगेजमेंट थ्योरी, ये हमें दी थी हार्नी ने 1961 में। स्टेट दैट द एजिंग पीपल विथड्रॉ फ्रॉम द रोल एंड इंगेज इज मोर इंटरसेप्टेड एंड सेल्फ फोकस्ड एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी में लोग इंगेज्ड हो जाते हैं, ठीक है। थ्योरी वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन व्हाई एजिंग प्रोसेस सेपरेट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। ये एजिंग प्रोसेस सेपरेट क्यों है आपके मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से। दिस थ्योरी proposed that the older people are the systematically separated, excluded or disengaged from the society because they are not precise to be a benefit of society as a whole, ठीक है। This theory further process the older adults desire to withdraw from the society as they age and so that the in this engagement is maturely beneficial, ठीक है। एक्टिविटी थ्योरी क्या है, ये थ्योरी जो है नेसेसरी होती है फॉर सक्सेसफुल एजिंग के लिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के लिए है। ये मेंटेन करता है फंक्शनिंग और वेल इनटू द ओल्ड एज, एक बुढ़ापे की उम्र में जाके। पर्पस पर्पसफुल एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन, ये क्या प्रमोट करता है, सेल्फ स्टीम इंप्रूव करता है, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन विद द लाइफ, ठीक है। इवन एट द ओल्डर एज में भी द कंटिन्यूशन ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द मिडिल एज इज नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल एजिंग। ये किसने बोला था, लेमन ने बोला था 1972। डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, डेवलपमेंट थ्योरी और लाइफ कोर्स थ्योरी, ये दो, इन दोनों को एक ही बोलते हैं, या तो डेवलपमेंट थ्योरी बोल दो या लाइफ कोर्स थ्योरी बोल दो, ठीक है। ये थ्योरी क्या ट्रेस करती है, पर्सनालिटी एंड पर्सनल एडजस्टमेंट थ्रू आउट द पर्सन लाइफ। पर्सन की लाइफ का जो पर्सनालिटी है या उसका पर्सन की एडजस्टमेंट है उसको ट्रेस करती है, ठीक है। मैनी ऑफ दिस थ्योरी आर स्पेसिफिक इन आइडेंटिफाई लाइफ ओरिएंटेड टास्क, ठीक है। ये थ्योरी किसके लिए क्या आइडेंटिफाई करती है, लाइफ ओरिएंटेड टास्क फ्रॉम द एजिंग पर्सन, ठीक है। इसमें भी वही घूम फिर के इतनी सारी थ्योरीज हैं, फ्रैंक की, जैंग थ्योरी, न्यूमैन थ्योरी, ये सारी थ्योरी। द लास्ट ऑफ थ्री स्टेजेस इज द डोमेन ऑफ द अडल्टहुड बट फेलियर टू अचीव द सक्सेस इन टास्क टू अर्लियर लाइफ कैन कॉज द प्रॉब्लम लेटर इन द लाइफ। क्या है, ये बाद में जाके एक प्रॉब्लम कॉज कर देती है। द स्टेज द ओल्डर एडल्ट इज ए ego integrated versus display है, ठीक है। The task of this stage is acceptance of one life as meaningful and the death is part of life versus which is a failure to expect the meaningful less of the, ये कोई मतलब बात वो है नहीं। आपको डेवलपमेंट थ्योरी में यही चीज याद रखनी है कि वो उसका क्या काम होता है, थ्योरी का वो क्या करती है, पर्सनैलिटी एंड पर्सनल एडजस्टमेंट को ट्रेस करती है। ये जो थ्योरीज होती हैं वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करती हैं किसको, सेल्फ ओरिएंटेड टास्क को फॉर द एजिंग पर्सन। इसके अंदर कुछ थ्योरीज होती हैं, उनके मैंने नाम बता दिए, ठीक है। लास्ट से जो स्टेजेस हैं वो डोमेन है फॉर लेटर हुड के लिए, बट फेलियर भी है, फेलियर टू अचीव द सक्सेस इन टास्क, ठीक है। अब इसमें एक थ्योरी है ब्लैक थ्योरी, लास्ट सेकेंड लास्ट थ्योरी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी। ब्लैक थ्योरी जो है, Black expanded theory and focus more later on the development stage। किस पे फोकस्ड हुआ है, इस पे डेवलपमेंट एज पे। बॉडी ट्रांसडेंस वेरियस बॉडी प्रीऑक्यूपेशन इन अ फेज, ये एक फेज होता है विद कंसर्न द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड द फोर्स इन द फेज ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद द एजिंग। जो ईगो है, ईगो वर्सेस ईगो, ये क्या चल रहा है, ईगो वर्सेस ईगो की लड़ाई चल रही है। ये जो फेज होता है वो कंसर्न विद द ओल्डर अडल्ट एबिलिटी टू फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन रेदर देन ऑन द इनविटेबल डेथ, ठीक है। ये कुछ थ्योरी में कुछ ऐसा सच नहीं है, बट इसमें आपकी बॉडी को लेके कंसर्न शो किया है, ठीक है, कि एंजॉयमेंट इन लाइफ फेज ऑफ द फिजिकल डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद एजिंग और ईगो वर्सेस ईगो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है डेवलपमेंट थ्योरी का, द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट मे बी डेवलप अर्ली इन द लाइफ और मे चेंज
एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में चेंज हो गए। सो वी सक्सीड एट द फाइनल टास्क ऑल्सो डेवलप, which include accepting without any major reject the life that one was lived, as well as the death over in the even in the older adult जो अचीव करते हैं हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी may feel more despair at the stage of the moment in their past। तो ये सारा था आपका थ्योरीज का। ठीक है, एजिंग और एजिंग की थ्योरीज। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एजिंग और एजिंग की जितनी भी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हो गई हैं, पहले 4-5 टाइप की एजिंग्स हो गए थे। तो चलो मैं आपको एक लास्ट जो मैंने आपको कराया था कल का जो लेक्चर था, उसमें जो एजिंग थी वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ हमने कल कुछ एजिंग पढ़ा था। सॉरी, हमारी ये एजिंग थी कल, याद आया अब आप लोगों को? ये चैप्टर तो बहुत इजी और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ एजिंग, बहुत थ्योरी थी। एजिंग बताया आपको, क्लासिफिकेशन बताए थे मैंने कल की क्लास में, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनली। ठीक है, उसके बाद ये थी कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग। क्रॉनिकल, बायोलॉजिकल, लॉजिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव। यहाँ से मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ा है, उससे पहले मैं बता चुकी थी एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम पर्सन हैज बीन लिव। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल में ग्रेजुअली डिटोरेशन ऑफ द फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक। बायोलॉजिकल एजिंग रिफर्स टू द फिजिकल चेंज दैट स्लो एज डाउन। ठीक है, जो भी आपके फिजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल वही आपकी मेंटल फंक्शनिंग एंड पर्सनालिटी में जो भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, सोशल एजिंग refers to change a person rule and relationship both within the network of relative friends and in the formal organization, जैसे आपकी वर्क प्लेस पे या हाउस ऑफ वर्शिप पे। ठीक है, ये एजिंग तीन जो जिसके कॉन्सेप्ट थे वो चार एजिंग मैंने आपको कल बता दी थी, और लास्ट एजिंग मैंने आज बताई थी आपको। ठीक है, तो एजिंग तो आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, एजिंग अब आई होप आपको सारा एजिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एजिंग के बाद मैंने थ्योरीज भी बता दी आपको एजिंग की, बायोलॉजिकल, ठीक है, डेवलपमेंट, ये सारी तीनों थ्योरीज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी एजिंग में छोटा सा डाउट है, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मेरी लिटरली आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको वो चीज़ आपकी क्लियर कर दूंगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल क्या होता है एंड क्रोनोलॉजिकल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्रोनोलॉजिकल एज, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड। ठीक है, एंड बायोलॉजिकल इज हाउ ओल्ड इज योर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी कितनी ओल्ड है और हम कितने जीते हैं, ये होता है क्रोनिकल एंड वर्सेस biological age। Clinically, we have a great variation within the biological age of over adult patients। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर, एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग फ्रॉम द लिविंग बीइंग ऑफ द गिवन एज टू द लिव। ठीक है, समझ गए, जो द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ ईयर, एक एवरेज निकालना, रिमेनिंग फॉर द लिविंग बीइंग और ऑफ द गिवन एज टू लिव। ठीक है, improve public hygiene and discovery of the antibodies in the early in mid 90s to let thus insufficiently prolong lifespan। Further prolongation occurred in 1970s to 1980 with
proved treatment for the cardiovascular diseases। लाइफ स्पैन वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ लाइफ स्पैन क्या होता है। द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का जो लाइफ ड्यूरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, द नॉर्मल और एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ मेंबर ऑफ गिवन स्पीशीज। ठीक है, अब आते हैं जीन रेगुलेशन थ्योरी। ये तो समझ में आ गया कि क्रोनिकल एज बायोलॉजिकल एज क्या होता है, बता दिया कि हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एंड हाउ ओल्ड इज योर बॉडी। ठीक है, ठीक है। अब जीन रेगुलेशन थ्योरी क्या होती है, एजिंग क्या है, कॉज बाय द चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। एजिंग कैसे कॉज होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन चीजें हो रही है या उनमें कोई चेंज हो जाना, वो किसे अफेक्ट करते हैं, आपकी एजिंग को और आपके डेवलपमेंट को। ठीक है, तभी तो एजिंग कॉज होती है। ठीक है, द कंपेयर्ड विद यंगर अडल्ट एंड द elderly can have a decreased unchanged or increased rate of the gene expression। ठीक है, मैकेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस द जीन एक्सप्रेशन विद एजिंग, क्या क्या मैकेनिज्म है, म्यूटेशन हो जाना इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, लेटेंट वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड सेल डैमेज हो जाना। ठीक है, इट इज अननोन वेदर सेल वेदर age related changes in the gene expression are the functionally insufficient। तो जीन रेगुलेशन क्या होता है, जीन रेगुलेशन का एजिंग में क्या है, क्या काम है, एजिंग किससे कॉज होती है, बाय द चेंज इन द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन में अगर चेंजेस होते हैं तो हमारी पूरे बॉडी में चेंजेस होते हैं, जिससे वो किसको अफेक्ट करता है, हमारी एजिंग और हमारे डेवलपमेंट को ही अफेक्ट करता है। जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन एक्सटेंशन में आपको एक चीज बताती हूँ, लाइफ स्पैन एक्सटेंशन क्या होता है, मेटाबॉलिक एंड द इंसुलिन सिग्नलिंग में। ठीक है, दे आर द appear to endocrine regulation of aging। ठीक है, in a range of the species mutation in the certain gene, बहुत सारे कुछ जीनों में म्यूटेशन होता है, specifically that have appear to play a role in metabolic and insulin signaling, जिसे हम GH और IGF फर्स्ट बोलते हैं, एंड एक्सटेंड द लाइफ स्पैन। In the lifespan is a shorter in human that untreated isolated GN deficiency, जिसके अंदर DH डेफिशिएंसी होती है, उसकी लाइफ जो है वो लाइफ स्पेन जो होता है वो छोटा होता है, बट नॉर्मल एज रिलेटेड GH डिक्लाइन मे बी लिटिल टू बी द हेल्दी एजिंग। ठीक है, लो एक्सप्रेसिंग IGF फर्स्ट रिसेप्टर एलील जो होते हैं वो हाईली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिससे इंसान जो होता है या ह्यूमन जो होता है वो लॉन्ग लिव्ड हो जाता है। दिस पाथवे आर पोटेंशियली टारगेटेड फॉर द ड्रग टू डिले और टू प्रिवेंट द एज रिलेटेड चेंजेस। ये पाथवे, these pathway के आर पोटेंशियली टारगेट फॉर ड्रग टू डिले और प्रिवेंट द एज रिलेटेड चेंजेस जो भी आ रहे हैं उनको वो प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, What do aging mean to be physician to great heterogeneity in older population? Increase the attention to the biological versus chronicle age में no one size fit all approaches to treating older adult। ठीक है, तो ये सारा आपका कंप्लीट हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बचा है, मैं आपको बताती हूँ क्या चीज बची है इसमें, बस ये बचा है, एक तो सोमो टाइप बचा है, सोमेटो टाइप बचा है, एंड मेथोडोलॉजी फॉर द ग्रोथ स्टडी। ये दो चीज बची हैं बस इसके अंदर। देन उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी 9.7 चैप्टर, जो आपका है जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर, मैन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंट स्ट्रेस और डेजर्ट कोल्ड एंड हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट। ठीक है, ये टॉपिक आई थिंक सो मैं कल वेडनेसडे में कंप्लीट करा दूंगी। जो भी स्टूडेंट मेरे को आज ये कमेंट कर देते हैं कमेंट बॉक्स में कि नहीं मैम आप थर्सडे की क्लास में हमको क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग करवाना चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का, तो मैं थर्सडे को करवा दूंगी। ना कि अगर आप लोग उसके बाद भी मेरे को ये बोलते हो कि नहीं हमें चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर सॉल्व करने हैं, फ्री दे देंगे, तो मैं उसको बाद में भी करवा दूंगी। लेकिन तब तक फिर मैं कोई एक नया चैप्टर जो है
वो मैं स्टार्ट कर लूँगी, ठीक है। लेकिन वो जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो पेपर 1 का ही चैप्टर स्टार्ट होगा। पहले पेपर 1 कंप्लीट होगा, देन पेपर 2 पे आऊँगी मैं, ठीक है। तो पहले हम पेपर 1 कंप्लीट करेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। पेपर 1 कंप्लीट करने के बाद भी मैं एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। पेपर 1 कंप्लीट करने के बाद ही हम पेपर 2 पर आएँगे। तो अभी तो पेपर 1 कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि कल तक होपफुली आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे पेपर 1 के, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, ठीक है। ये 2 चैप्टर आपके मोस्ट प्रोबेबली कल तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कहीं भी किसी भी चीज़ में कि हमें और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, हम एक्सप्लेन ऐसे करना चाहते हैं, हमें नोट्स ऐसे चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको उसी तरह से चीज़ें कवर करवा दूँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर उस चीज़ का रिस्पॉन्स करूँगी, ठीक है। आप जितना कमेंट करेंगे आपके लिए ही अच्छा है। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो भी एक भी स्टूडेंट मुझे कमेंट करता है कि नहीं मैम पहले हमें ये टॉपिक करा दीजिए, हमें इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप हमारा ये टॉपिक कंप्लीट करवा दीजिए, तो आप मेरे को वो भी बता दीजिए, मैं आपका वो टॉपिक पहले कंप्लीट करा दूंगी या वो चैप्टर पहले कंप्लीट करा दूंगी। बट उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपना नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी जिससे आप लोगों को भी ईजी रहेगा और मेरे को भी ईजी रहेगा, ठीक है। मतलब पढ़ाने में आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको वहाँ पे वो चीज़ समझा दिया करूँगी और देन आपको वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूँगी। आज के लिए ये लेक्चर बस यहीं पे, आज थोड़ा छोटा लेक्चर जाएगा क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास पढ़ाने के लिए, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली कल का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 आवर से भी ज़्यादा, क्योंकि कल पूरा एक चैप्टर मुझे कंप्लीट करवाना है और इसका एक टॉपिक कंप्लीट करवाना है। तो आप लोगों से मेरी पूरी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को देखा करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और आगे जो भी होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर अगर आपको कोई ये है कि मैम ये 9 चैप्टर जब तक खत्म हो जाएगा तब आप हमें ये वाला चैप्टर कराइए, तो प्लीज़ आप उसको भी कमेंट में कर दीजिए, मैं फर्स्ट वहाँ से स्टार्ट कर दूंगी जहाँ से आप बोलेंगे, ताकि तो फिर मैं अपनी मर्जी से ही पढ़ा दूंगी आपको जो मुझको सही लगेगा चैप्टर, ठीक है। अभी मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ जो आपके क्वेश्चन जिसमें से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी टाइम टू टाइम सॉल्व करवाती रहूँगी, जैसे जैसे मेरा मैं ये सोचा था कि अगर आप लोग मुझे प्रॉपरली रिप्लाई करते रहेंगे तो मैंने ये सोच रखा था कि हर चैप्टर के बाद एक बार प्रीवियस ईयर के हम पेपर सॉल्व कर लिया करेंगे, लेकिन अभी किसी का इतना रिस्पॉन्स नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं अभी ये चीज़ नहीं करना चाह रही। बट जब मेरे पास स्टूडेंट्स अच्छे से आ जाएंगे तो देन मैंने सोचा है कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हर चैप्टर के बाद करवाया करूँगी, जिससे आप लोगों को ईजी रहे और आपको ये भी पता चले कि हाँ हमने इस चैप्टर में इतना पढ़ा और हम ये इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए ईजी हो गया कि स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाएगा कि उनको पता चलेगा अच्छा हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो देन हमारी इतनी परसेंट प्रिपरेशन हो चुकी है। क्या हमें क्या कौन कौन से टॉपिक नहीं समझ में आए हैं वो भी आप मेरे को उसको तब उस टाइम पे बता सकते हैं, जिससे मैं उनका भी रिविजन टाइम टू टाइम आपको करवा दूँ, ठीक है। आई होप कि आप मेरी ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियोस को देखता है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए और मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं प्लीज़ उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब कल की क्लास में आते हैं, 9 चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे और 10 चैप्टर का 9 का भी 9.7 कंप्लीट करेंगे। वैसे पूरा 9 कंप्लीट हो चुका है, जिसने अभी तक नहीं देखा है मेरा पूरा 9 चैप्टर वो प्लीज़ मेरे करियर गोल्स पे जाके एंथ्रोपोलॉजी की पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप पूरे हर एक वीडियोस देख सकते हैं। मैंने हर एक एक पॉइंट्स टॉपिक के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ पे जाके पूरा वहाँ पे देख सकते हैं। तो 9 चैप्टर आपका वहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये जो 10 चैप्टर था ये तो 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट हो गया, ये बहुत छोटा था और 9 चैप्टर बहुत लंबा था, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17 क्लासेस लगी हैं
कंप्लीट होने में, ठीक है। तो जिसने भी 9th चैप्टर नहीं पढ़ा है शुरू से, तो वो अब जाके कंप्लीट कर सकता है। ये करियर गोल्स पे जाके एंथ्रोपोलॉजी के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे पूरा आपको 9th चैप्टर का जो है पूरा टॉपिक सारे मिल जाएंगे, डीएनए, सेल और क्रोमोसोम वगैरह सब कुछ वहाँ पे। तो आज एक लास्ट टॉपिक बचा है उसका, जो मैं कर करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच।